Dear students, we shall study the Harrod model of growth by using the difference equations in this lecture. The Harrod model basically attempts to explain the dynamics of the growth in an economy, and it assumes that the saving function is actually equal to the product of marginal propensity to save and the national income at a given point in time, that is t. जहाँ पर s जो है हमने देखा कि that is marginal propensity to save, लेकिन हमने इसको APS के बराबर भी assume किया, that is average propensity to save. It also assumes that there is acceleration principle. Acceleration principle भी इसके अंदर हम include करते हैं, और acceleration principle we will study in more details जब हम second order difference equations को study करेंगे. Right now हम इसकी इतनी ही डिटेल कर रहे हैं. Investment in proportion is proportional to the rate of change of national income over time. So national income के proportional होती है investment. ये बेसिकली मल्टीप्लायर का ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, जो कि हमारे कोर्स में आगे फर्दर डिटेल में होगा और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं. यहाँ पर जो नेशनल इनकम है, इट्स नॉट देयर इन इट्स करंट वैल्यू, रादर देयर इज अ चेंज इन दैट इज वाई टी माइनस वन. उसका लैग्ड वर्जन और उसका ओरिजिनल वर्जन, उसका हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया और उसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगी. दैट इज हाउ द नेशनल इनकम चेंजेस डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. A जो है, it is the constant which is equal to marginal and average both of the capital output ratio, COR. Capital output ratio के equal है ये जो coefficient है. That is, if output is represented by Y or Q and Y is there, K over Y if the output is represented by Y. सो K ओवर Y है एक्चुअली ये वैल्यू, और इसका मार्जिनल वर्जन भी वही है जो कि इसका एवरेज वर्जन है. जिस तरह हमने MPS और APS को इक्वल रखा था, इस तरह यहाँ पर हमने इन दोनों वेरिएबल्स को भी इक्वल एज्यूम किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. अब हम इससे टाइम पाथ ऑफ नेशनल इनकम बना सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो आपको पता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल होते हैं फॉर द सेक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. सो हम ये वैल्यूज़ लगाने जा रहे हैं जहाँ जहाँ ये फिट बैठती. हमने सबसे पहले ये देखा कि ST यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर हमने लिखा I की वैल्यू को, और उसके बाद ये वैल्यूज़ लगा दी. ये हमारे पास S की वैल्यू और ये है हमारे पास I की वैल्यू, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. उसके बाद जब हम देख रहे हैं YT है, YT-1 है, इट शोज़ दैट देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर we can say कि we can develop a first order difference equation. So आपने देखा यहाँ पर हमने रीअरेंज किया और इस रीअरेंजमेंट में t भी है और t-1 भी है, लेकिन इसमें दो रिफाइनमेंट्स होंगी. एक तो ये कि हम इसके कोफिशिएंट को 1 करेंगे, नॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं, और हम जो yt की टर्म है उसे t+1 करेंगे और yt-1 की टर्म को yt करेंगे. तो यहाँ पर यही किया हुआ है और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म बन गई रीअरेंजमेंट के बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद, और जो हमने नॉर्मलाइज किया और उसके अलावा हमने जो लीड इंट्रोड्यूस करवाई उसकी वजह से. ये प्रोसेस हम पहले भी करते आए हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि आप इसे इजीली खुद भी कर सकते हैं. सो ये हमारे पास अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बन गई जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ दिस. और इसे कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी उसके अंदर A होगा और C होगा. यहाँ पर वो स्टेप है जिसके अंदर हम लीड इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लैग इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इस केस में हम लीड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो इसीलिए हम यहाँ पर से जंप करेंगे एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे लैग लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे लीड लिख लें तो ज़्यादा प्रिसाइज है, दैट इज़ हम +1 कर रहे हैं. सो अब ये है वो फाइनल फॉर्म जिसको हम पहले ही एंटिसिपेट कर चुके थे, अलबत्ता एक जो स्टेप था वो डिटेल में किया हुआ था. अब A की वैल्यू हमारे पास आ गई और C की वैल्यू इस केस में 0 है. A की वैल्यू को हम एनालाइज करेंगे. इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1 अगर हमने पहले केस को अडॉप्ट करना है. तो A ओवर S माइनस A जो है वो हमारे पास -1 के बराबर आने के चांसेस नहीं है. इफ़ S इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट S इज़ ग्रेटर दैन 0,
क्योंकि S जो है हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होगा. हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज सम सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शन इन द नॉर्मल कंडीशंस. तो जब S 0 नहीं होगा तो उस केस में A ओवर माइनस A जो है -1 नहीं बनेगा. अगर S 0 होगा तो फिर ही ये जो आंसर है वो -1 आएगा, बिकॉज ये ख़त्म हो जाएगा और A ओवर -A विल बिकम -1. सो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द केस. इसलिए वैल्यू जो है इस टर्म की वो -1 नहीं है. देयरफॉर हम YP की वैल्यू ये वाली एज्यूम कर सकते हैं इन द फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में बाकी वैल्यूज़ जो यूज़ होनी है वो भी हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख ली हैं. हम इन्हें प्लग इन करेंगे जैसे हम पिछले लेक्चर्स में भी करते रहे. सो नेक्स्ट स्टेप में वो वैल्यूज़ प्लग्ड इन है. आप वीडियो को पॉज करके मैच कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास टाइम पाथ इन दी डेफिनेट फॉर्म, बिकॉज इसके अंदर इनिशियल कंडीशन है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. सो हमने इसे हेयर स्प्लिट किया. इसमें हमने देखा YP की वैल्यू 0, YC जो है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ये है जिसमें B है जिससे डायनामिक स्टेबिलिटी की डिटर्मिनेशन होती है. ये है इंटरप्रिटेशन, ये है वो डिफरेंस इक्वेशन जो हमने बनाई, और ये है उसकी टाइम पाथ जो हमने हासिल की. जो बात हम कह रहे थे कि B पे डिटर्मिन होता है दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस एज वेल एज दी पैटर्न, तो हम यही देखने चाह रहे हैं. इसमें अब इकोनॉमिक थ्योरी यूज़ होगी जो कि हेरन मॉडल में यूज़ हुई है, जो आप डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एंड आई होप आपने उसको पढ़ा है और आपने उसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से समझा है. इसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली कर रहे हैं. द कैपिटल आउटपुट रेशियो A है हमारे पास इज़ यूजुअली ग्रेटर देन 1 इन रिच कंट्रीज, कैपिटल रिच कंट्रीज. यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि A की वैल्यू क्या हो सकती है. तो आम तौर पे अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. दैट इज़ कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, यानी कि हर यूनिट जो है प्रोडक्शन का वो कितना कैपिटल यूज़ करता है. While S is the marginal propensity to save and it is less than 1, आपको पता है कि S जो है small s that is less than 1, but also greater than 0, और 0 से greater भी है, ये भी हमें पता है, it's a decimal value. So mathematically अब ये दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं कि A greater than 1 है और S जो है that is less than 1. तो जब ये दोनों conditions होंगी that is A will be greater than S, क्योंकि हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया, एक 1 से ग्रेटर है और दूसरी 1 से लेस है, तो ज़ाहिर बात है जो 1 से ग्रेटर थी वो दूसरी से ग्रेटर होगी. तो A इज़ ग्रेटर देन S हमने नोट कर लिया, और ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से हम पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं. पैटर्न जो होगा इन दिस केस विल बी एक्सप्लोसिव एज A इज़ ग्रेटर देन S, क्योंकि ये टर्म जो है हमारे पास इट विल अपीयर इन अ वे जिसमें जो है वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इस ओवरऑल टर्म की, और उसका जब हम एक्सपोनेंट T रेज करेंगे तो जो डेविएशन है इसके साथ दैट विल इंक्रीज ओवर टाइम, और दैट इज़ वाई दी टाइम पाथ ऑफ इनकम विल बी एक्सप्लोसिव इन नेचर, इसमें इंक्रीज आएगा, और ऑस्किलेटरी इन नेचर है बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेस नहीं है, तो इसलिए ये नॉन ऑस्किलेटरी इन नेचर है. In one direction it will continue to move. So this is how the Harrod-Domar model is explained by using the first order difference equation. Thank you.